नमस्कार, मैं निज़ामुद्दीन, हिंदी अध्यापक, न्यू विज़न सीनियर फाउंडेशन। आज हम 10वीं कक्षा के तीसरा पाठ माँ मुझे आने दे नामक जो कविता पाठ है, कविता पाठ के बारे में कुछ विचार प्राप्त करते हैं। माँ मुझे आने दे, यह एक कविता पाठ है। इस कविता की कवयित्री है श्रीमती मृदुल जोशी। चलिए, कविता में जाने से पहले हमें उन्मुखीकरण देखते हैं। यह उन्मुखीकरण क्या है? मां चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अंधे की बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। देखिए उन्मुखीकरण फिर एक बार। हमें मां चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अंधे की बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। हर एक व्यक्ति सोचने वाली यह पंक्तियां हैं। इस पुरुष अहंकारिक समाज में पुरुष जो लोग होते हैं, उन लोगों को मां चाहिए जन्म के लिए, बहन चाहिए खेलने के लिए, और पत्नी चाहिए जीवन के लिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अंधे की बिटिया जो मां के गर्भ में रहती है, उसका जन्म भी नहीं होता है। उस अंधे की बिटिया अपनी मां से इस तरह निवेदना करती है, पुकारती है, रोदना सुनाती है, इस तरह की अत्याचार मत करना मां, बेटी को जन्म दे मां। देखिए, इस उन्मुखीकरण के लिए 3 प्रश्न दिए गए हैं। वो है, अंधे की बिटिया क्या कहती है? अंधे की बिटिया का अर्थ क्या होता है? मां के गर्भ में रहने वाली बेटी जिसका जन्म ना हो। वह बेटी क्या कहती है? किससे? अपनी मां से। अंधे की बिटिया उन पर होने वाली जो अत्याचार हैं, अत्याचारों को रोकने के लिए निवेदना करती है। और दूसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है? दूसरा प्रश्न क्या है? इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है? नारी के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है। नारी स्त्री मूर्ति है। स्त्री मूर्ति के बिना इस समाज का जो कल्पना करना हमारे लिए असंभव की बात है। इसलिए हमें भ्रूण हत्याओं को रोकना जरूरी है। यह है दूसरे प्रश्न का जवाब। और तीसरा प्रश्न यह है, नारी के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है। इस पर अपने विचार बताइए। नारी के बिना समाज की कल्पना करना तो असंभव है, इसके बारे में हमें क्या कहना है? मानव सामाजिक प्राणी है। स्त्री के बिना परिवार की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्त्री ही परिवार की नींव है। स्त्री ही हर एक परिवार की नींव होती है। इसलिए कोई भी पुरुष हो, अगर परिवार की कल्पना बिना स्त्री के नहीं कर सकते हैं। कवि परिचय एक बार देखते हैं। मां मुझे आने दे कविता की कवयित्री का नाम है श्रीमती मृदुल जोशी। कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठ गोदाम में हुआ। मृदुल जोशी का जन्म कब हुआ? सन 1960 में हुआ। 1960 में श्रीमती मृदुल जोशी का जन्म हुआ। कहां? उत्तराखंड के काठ गोदाम नामक जिले में हुआ इनका जन्म। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय है नारी चेतना व समसमाज का निर्माण। श्रीमती
मृदुल जोशी जी का जो रचनाएं हैं, रचनाओं का मुख्य विषय, मेन जो कंटेंट होता है वह नारी चेतना, स्त्री चैतन्य, वह सम समाज का निर्माण। इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों भी समान है। इस तरह की समाज का निर्माण करना ही श्रीमती मृदुल जोशी का मुख्य आलोचन है। इनकी चर्चित रचनाएं हैं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, समकालीन आजकल की हिंदी जो काव्य है, काव्य रचनाओं में आम आदमी, कॉमन पीपुल कैसा होता है। और दूसरा है गुम हो गए अर्ध की तलाश में। जो अर्ध की तलाश में, ये दो तरह के होते हैं। अर्ध का अर्थ होता है पैसे, या अर्ध का मीनिंग होता है। लेकिन गुम हो गए अर्ध की तलाश में, जो पैसों के तलाश में अपने आप को भूल गए हैं, कह सकते हैं, या हमारे जीवन की जो अर्ध है उसको हमें भूल गए हैं कहकर भी हमें कह सकते हैं। तो गुम हो गए अर्ध की तलाश में। और शब्दों के क्षितिज से, क्षितिज का अर्थ होता है स्काईलाइन। तो शब्द कहां से कहां तक रहते हैं, तो क्षितिज से वहां से यहां तक वो तरह तरह के अर्थों में रहने वाले महान शब्द होते हैं, इसलिए शब्दों के क्षितिज कहकर बुलाया गया। और इन दिनों आजकल के जमाने में इन दिनों आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म 1960 में उत्तराखंड के काठ गोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय है नारी चेतना व समाज का निर्माण है। समाज का निर्माण कैसा रहना है, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों भी समान रूप से रहना है, इस तरह की समाज का निर्माण ही मृदुल जोशी का ध्येय है। इनकी चर्चित रचनाएं हैं, बहु महान रचनाएं क्या क्या है। समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्ध की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मां मुझे आने दे में जाने से पहले विषय प्रवेश एक बार देखते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। समाज में अगर शक्ति होता है, बल होता है, उस शक्ति के दो रूप कौन है, स्त्री और पुरुष। दोनों कार्यकुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों भी कार्यकुशल होते हैं, अपने अपने कार्य ठीक तरह से करते हैं और गुणी होते हैं, महान गुण वाले होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। कोई भी हमें पूछता है इस समाज का निर्माण में स्त्री और पुरुषों का किसका महान महत्व होता है, एक का नहीं, दोनों का महान महत्व होता है। अगर स्त्री नहीं होता है समाज का निर्माण नहीं होता, अगर पुरुष ही होता है समाज का निर्माण नहीं होता। स्त्री और पुरुष दोनों भी मिलकर अपने अपने काम करने से ही समाज का महान निर्माण होता है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। वेदों में, उपनिषदों में एक स्त्री की तुलना, तुल्यना, कंपैरिजन किससे की गई है, देवी से। देवी से का तो होता है देवताओं से की है। क्यों कहते हैं, जहां नारी का वास होता है वहां देवता बसते हैं। जहां नारी रहती है, जिस घर में नारी का वास होता है उस घर में ही देवता बसते हैं। अगर जिस घर में स्त्री नहीं होती तो वहां राक्षस रहते हैं, इस तरह कहा गया है वेदों में। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। सामाजिक विषमताएं हैं, समाज में पुरुष अहंकार व्यवस्था बहुत ज्यादा दिखाई देता है। पुरुष लोग इस तरह सोच विचार करते हैं कि हम ही महान हैं, स्त्री बहुत कमी है। ये इनके लिए माता होनी चाहिए, बहन होना चाहिए और पत्नी होना चाहिए। लेकिन ये बेटी को इस दुनिया में आने के लिए उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि अगर बेटी पैदा होती है तो बेटी को ठीक तरह से उसे पालन पोषण करना है, पढ़ाना है और इसे
ब्याह भी करवाना है और बाद में सब कुछ काम सहायता करना है, ये आजकल के पुरुष अहंकार की व्यवस्था में ये नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह सोच विचार करते हैं कि अगर बेटी नहीं है तो ये करने की जरूरत क्या है। इस तरह सोचकर मां के गर्भ में अगर बेटी है कहकर अगर मालूम करते हैं तो ये बेटी को हत्या करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी हमें देखते हैं भ्रूण हत्याओं को। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये समाज में मानव मनुष्य करने वाले महान अपराध, घोर पाप हैं। ऐसे अपराध को समाप्त करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो हमारे इस समाज में किस तरह की अपराध किया जा रहा है, तो गर्भ में, मां के गर्भ में रहने वाली बेटी को मारने की अपराध या महाघोर पाप किया जा रहा है। इस अपराध को समाप्त करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब हमें एक बार कविता पढ़ते हैं। श्रीमती मृदुल जोशी जो गर्भस्थ बिटिया के बारे में इस तरह कहती है, देखिए, मां के गर्भ में रहने वाली बिटिया अगर गर्भ से ही अगर मां से निवेदना करती है, अपनी रोदना, अपनी जो व्यथा है उस व्यथा को व्यक्त करती है, वह किस तरह कर सकती है? क्योंकि मां भी स्त्री है। मां क्यों डरती है बेटी को इस दुनिया में लाने के लिए? मां को धैर्य दिलाने के लिए, मां को विश्वास दिलाने के लिए वह बेटी अपनी मां के गर्भ से ही मां को धैर्य दिलाते हुए इस तरह कहती है। क्या कहती है? मां मुझे आने दे, डर मत आने दे। मां मुझे आने दे, डर मत आने दे। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, लिपटूंगी तेरी आंचल में खुशबू बनकर। मेरी खिलक और टुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। मेरी खिलक और टुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। बेटी कहती है, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है वो उसकी बूंदों सा आंखों की कोरों से। कभी कभी जल जाता है वो उसकी बूंदों सा आंखों की कोरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुकीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए है। मां जा सकती हूं मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में। ला सकती हूं वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुंदर की लहरों के तपेड़ों में ढूंढ सकती हूं मां, मोती और सीपी और नाविकों के किस्से कर सकती हूं मां। मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत मां, मुझे आने दे। इस तरह यह कविता हमें दिया गया है। तो इस कविता का भाव क्या है, शब्दों के अर्थ क्या है, अब हमें जानते हैं।